Good morning, students. Welcome to Shortcut. We are starting chapter number 14 of Science book of class 9th. The name of the chapter is Natural Resources, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक साधन। तो ये चैप्टर जो है आप इससे काफ़ी फैमिलियर भी होंगे, क्योंकि यही सेम चैप्टर हम लोग सोशल साइंस में भी कई बार पढ़ते हैं अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सिमिलर चैप्टर हमारे सामने है यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं? प्राकृतिक साधन जिनको हम कहते हैं, यानी कि ऐसे साधन जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, यानी कि नेचुरली हमको मिलते हैं। अब नेचुरल साधनों में हम किस किस को चीज़ को ले सकते हैं कि जैसे हम बात करें इस पृथ्वी की, हमारे प्लेनेट के ऊपर पृथ्वी जो है वही ऐसा प्लेनेट है इस यूनिवर्स के अंदर जिस पे जीवन है। और जो जीवन है ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपको पता है कि टेम्परेचर, अब पृथ्वी का टेम्परेचर अनुकूल है एकदम रहने के लिए, खाना पानी ये चीज़ें भी अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अर्थ के अंदर हमें, पृथ्वी के नीचे से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। फिर हमें एनर्जी जो है वो हमें सन से मिलती है, और यही चीज़ें जो हैं यही सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जीने की। Now what are these resources on the earth? अर्थ के ऊपर ये रिसोर्सेज हैं, इनके बारे में देखते हैं हम। These are the land, water and air। देखिए, लैंड हमें रहने के लिए चाहिए, वाटर हमें पीने के लिए चाहिए, और हवा हमें सांस लेने के लिए चाहिए। हमारी पृथ्वी का जो आउटर क्रस्ट है, यानी कि उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर, यानी कि जो ज़मीन है, जितनी भी ज़मीन है इस पृथ्वी के ऊपर उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और जो पानी है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और पृथ्वी के ऊपर लगभग 25% जो है वो हमारा ज़मीन है, यानी कि लिथोस्फीयर है, और 75% 75% जो है अर्थ के सरफेस के ऊपर, दैट इज़ वाटर, हाइड्रोस्फीयर है। और ये जो पानी है पृथ्वी के ऊपर, ये पूरा क्या बनाता है? हाइड्रोस्फीयर। और इसके अलावा जो एयर है, हवा, हमारी जो पृथ्वी है इसको चारों तरफ से एक ब्लैंकेट की तरह, एक चद्दर की तरह, एक ब्लैंकेट की तरह कवर करके पृथ्वी के चारों तरफ जो है इसको, हवा जो है इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। यानी कि जैसे अर्थ का शेप है उसी शेप में पृथ्वी को लगभग कहा जाता है कि 1600 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तो वहाँ तक एक जो हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो पाया जाता है। लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज थ्री एग्जिस्ट। और ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग थिंग्स की बात की जाए, जो भी जीवित चीज़ें हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, यानी कि लैंड, वाटर एंड एटमॉस्फेयर। इन तीनों चीज़ों को ही बेसिक रिक्वायरमेंट माना जाता है। तो ये तीनों जो हैं लाइफ सपोर्टिंग जोन हैं, यानी कि हम बात करें जहाँ पर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों साथ में मिलते हैं तो वहीं पर लाइफ पॉसिबल होती है। और इसको हम कहते हैं कौन सा स्फीयर? बायोस्फीयर। इट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। लिविंग थिंग्स कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर, द एयर। अब इसमें जो हम बात करें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स की, हमारी जो लिविंग चीज़ें हैं, जो भी जीवित चीज़ें हैं, उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं बायोस्फीयर के, और जो भी नॉन लिविंग है उसको हम अबायोटिक कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गई, वाटर हो गई, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग है, तो इनको हम अबायोटिक कंपोनेंट्स या अबायोटिक फैक्टर्स कहेंगे। लेकिन जो लिविंग चीज़ें होंगी, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, भले वो कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, कुछ भी है जो कि लिविंग है, उनको हम बायोटिक कहेंगे। अगला टॉपिक है हमारा द ब्रेथ ऑफ लाइफ, दैट इज़ एयर। एयर की बात करें, जब हमारी जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है, हम इसको पूरे को बोलते हैं एयर। एयर मतलब इट इज़ नॉट अ सिंगल गैस। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, जिसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारी दूसरी गैसेज भी हैं जिसका नाम हम ले सकते हैं नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा, बहुत सारी गैसेज हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब इसमें इतनी सारी गैसेस हैं, तो लेकिन हमारे लिए उपयोगी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है, और दूसरा पेड़ पौधे जिससे अपना खाना बनाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और नाइट्रोजन भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनसे भी हमको, हमारे जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा अपने लिए खाना बनाते हैं। अब इस प्लेनेट की बात की जाए, इनमें जैसे कि हम बात करें वीनस और मार्स की, जहाँ पर लाइफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ पर लगभग 95 to 97% है, वीनस और मार्स की बात की जाए। तो
जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा है वहाँ पर हम नहीं रह सकते हैं। तो ये हमने अब तक पढ़ा गैसेस के बारे में। अब ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो बहुत सारे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं, जिनके बारे में हम 5th चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, इन सबको ऑक्सीजन चाहिए ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी पैदा करने के लिए। अब यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं, ये क्या करते हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीजन का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके ये अपने लिए एनर्जी बनाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये प्रोसेस है, जो अपने लिए एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है, इसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। दूसरा प्रोसेस जो कि विच रिजल्ट्स इन द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड द कंकमिटेंट प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंजप्शन। अब पहला जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनने का जो प्रोसेस है वो ये कि जो जैसे कि इवन हम लोग भी सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ताकि हम फूड को ब्रेक डाउन कर सकें, और बदले में हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, जो हम सांस एक्सहेल करते हैं जो गैस, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। दूसरा प्रोसेस जो हमारे सामने आता है वो है कंबशन। कंबशन मतलब जलती है जब कोई चीज़, किसी चीज़ को जब जलाया जाता है, जब आप आग जलाते हैं तो आग को जलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के कारण ही आग जलती है, और जैसे ही आग ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है आग बुझ जाएगी। तो ऑक्सीजन जो है वो आग को जलाने में मदद करती है, लेकिन आग के जलने से क्या मिलती है, कौन सी गैस, आग के जलने से फिर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती दिखाई देती है। तो हमने देखा दो प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जाती है। अब इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी आती हैं, यानी कि जब हम आग जलाते हैं, यानी कि जो फ्यूल जलाते हैं, फॉरेस्ट फायर हो गई, इवन जो गैसेस जो हैं जो कि फ्यूल बर्न करते हैं हम गाड़ियों के अंदर, उससे भी गैस पैदा होती है कार्बन डाइऑक्साइड। डिस्पाइट दिस द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज मेयर फ्रैक्शन ऑफ अ परसेंट बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इन 2 ways। अब आप देखिए कि इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस करते हैं। देखिए आप कैसे कैसे करते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, जो फ्यूल वहाँ जलता है उससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। घरों में हम आग जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, वहाँ निकलता है। फॉरेस्ट फायर जो है, जंगलों में आग लग जाती है जो उसमें निकलती है गैस। हम गाड़ियों में जो जलाते हैं पेट्रोल, फ्यूल, डीजल वगैरह, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हम जो सांस लेते हैं उसमें भी हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कितने तरीके जो हैं जिनसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बावजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर टोटल जो 100% है उसमें से अराउंड 78% हमारे पास नाइट्रोजन है, 21% हमारे पास ऑक्सीजन है, 78 + 21 कितना हो गया, 99%, और 1% से कम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। 1% से कम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसमें भी बाकी जो गैसेस हैं उस 1% में वो बाकी गैसेस भी आ जाती हैं। तो इतना जो कम मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो कैसे कम रहती है, जबकि हम प्रोड्यूस तो बहुत ज़्यादा करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम कैसे रह जाती है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे जो ग्रीन प्लांट्स है, जो हमारे पौधे हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड को खाने के रूप में यूज़ कर लेते हैं। आपको पता है ना प्लांट्स क्या करते हैं, वो सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपने लिए खाना बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। तो ये पहला तरीका है जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। तो इस कारण से हमारे जो ग्रह के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। दूसरा यहाँ पर क्या बताया गया है, जो मरीन एनिमल्स की बात की जाए, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, वो सी वाटर के अंदर जो कार्बोनेट्स डिज़ोल्व रहते हैं, सी वाटर में उनके अंदर कार्बोनेट्स जो डिज़ोल्व रहते हैं उसका यूज़ करते हैं अपनी शेल्स बनाने के लिए। आपने देखा ना सीपियाँ वगैरह मिलती हैं हमको समंदर से, तो वो सब चीज़ें बनाने के लिए भी मरीन एनिमल्स जो हैं इन कार्बोनेट्स का, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कार्बोनेट्स का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो काफ़ी लिमिटेड रहती है। द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। अब क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए एटमॉस्फेयर का क्या रोल रहता है। हमने देखा कि जो एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट की तरह कवर करके बैठा है अर्थ को। वी नो दैट एयर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट यानी कि जब हवा चलती है तो हीट कम हो जाती है। देखिए आप जिस दिन आप धूप में खड़े हैं और बहुत गर्मी है, हवा नहीं चल रही है, तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन वहीं जब हवा चलती होगी
तो गर्मी आपको काफ़ी कम लगेगी। The atmosphere keeps the average temperature of the earth fairly steady during the day and even during the course of the whole year. अब जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, वो टेम्परेचर जो है अर्थ के ऊपर, जो यानी कि हवा है हमारे आजू बाजू, वो टेम्परेचर जो है अर्थ के ऊपर उसको काफ़ी कंट्रोल रखता है दिन के समय और इवन पूरा साल ही। द एटमोसफियर प्रिवेंट्स द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स। एटमोसफियर के कारण ही जो सूरज निकलता है, देखिए रात होते ही ठंडक हो जाती है और सुबह होते ही काफ़ी गर्मी होने लगती है, लेकिन गर्मी इतनी नहीं होती है कि हम सहन ना कर पाएँ। तो ये सडन इंक्रीज जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने में, उसको रोकने में हमारी मदद कौन करता है? एटमोसफियर। एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोज डाउन टू एस्केप ऑफ हीट इनटू द आउटर स्पेस। जब रात होती है तो आउटर स्पेस के अंदर जो हमारी ठंडक है, हीट जो है अर्थ की, वो अगर हो तो वो एकदम से निकल जाए सब कुछ, मतलब एटमॉस्फेयर से जो हीट है वो अगर एस्केप हो जाए तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। थिंक ऑफ द मून। आप मून के बारे में सोचिए, विच इज़ अबाउट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट द अर्थ इज़, यानी कि मून जो है उसका जो अंतर है, अर्थ और मून जो है वो सेम डिस्टेंस में है, कहाँ से? सन से। यानी कि सूरज से अगर दूरी बात की जाए अर्थ की और मून की, वो सेम है, इसके बावजूद मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। मून के ऊपर क्या नहीं है? एटमॉस्फेयर नहीं है। इस कारण से वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो रात को 190 डिग्री माइनस में होता है, -190 डिग्री। आप समझ सकते हैं वहाँ पर क्या हालत होगी। और दिन का टेम्परेचर वहाँ पर 110 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जो जला दे हमको। बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा हो गया है पानी के। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है, क्यों? बिकॉज एटमॉस्फेयर नहीं। क्योंकि हमारी अर्थ पे क्या रहता है, रात को टेम्परेचर अगर 25 डिग्री है तो मॉर्निंग में 38 डिग्री है, 40 डिग्री है, बस तो 10-15 डिग्री का डिफरेंस आता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर ओनली। इसके बाद हम देखते हैं, एज वी हैव सीन अबव सैंड एंड वाटर डोंट हीट अप एट द सेम रेट। हाँ, ये तो ठीक है, ये आपको एक एक्टिविटी बताई गई जिसमें बताया गया है कि सैंड और वाटर जो है वो सेम रेट पे हीट नहीं होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे द मूवमेंट ऑफ एयर, दैट इज विंड के बारे में। अब विंड क्या होती है, एयर और विंड में फ़र्क क्या है? विंड जो है, द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। मूविंग एयर, जो चलती हुई हवा होती है, उसको विंड कहते हैं। आपने देखा होगा कि शाम के समय जो ठंडी ब्रीज चलती है, पूरा दिन गर्मी रहती है, लेकिन शाम को जो एक ठंडी ठंडी हवा चलती है, ब्रीज, बहुत ही मनभावक लगती है। कभी कभी गर्मी के बाद, यानी कि दिन में बहुत गर्मी रही और शाम को थोड़ी हमें बारिश मिल जाती है। वॉट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर? एयर जो है मूव क्यों करती है, इसके मूवमेंट के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? यानी कि जो ब्रीज वगैरह चलती है, इसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? ऑल दिस फिनोमेना आर रिजल्ट ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन आवर एटमॉस्फेयर ड्यू टू हीटिंग ऑफ एयर। ये सब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर का हीटिंग होता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर, यानी कि हीटिंग ऑफ एयर एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर, ये दो ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? एयर के लिए, विंड के लिए। वाटर वेपर इज फॉर्म्ड ड्यू टू, वाटर वेपर कैसे फॉर्म होता है? हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज़ यानी कि जो भी पानी वाली जो स्रोत है, पानी के स्रोत वाले, नदियाँ हो गए, नाले हो गए, समंदर हो गया, जब दिन में गर्मी पड़ती है सूरज की रोशनी के कारण वो पानी थोड़ा गर्म होकर इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है। द एटमोसफियर कैन बी हीटेड फ्रॉम बिलो बाय रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक और री रेडिएटेड बाय द लैंड और वाटर बॉडीज़। अब देखिए हमारा एटमॉस्फेयर कैसे गर्म होता है। अब सूरज की रोशनी आकर हमारी धरती से टकराती है, वाटर बॉडी से टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस एटमॉस्फेयर में जाती है। इस कारण से एटमॉस्फेयर जो है हमारा वो क्या होता है? गर्म हो जाता है। ऑन बीइंग हीटेड कन्वेक्शन करंट्स आर सेट अप इन द एयर। अब जब एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो कन्वेक्शनल करंट्स पैदा होते हैं, वो शुरू होते हैं। कैसे? In order to gain some understanding of the nature of the convection current, let us perform this activity। एक एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ये एक्टिविटी तो हम नहीं करेंगे, आगे हम देखते हैं क्या बताया गया। The patterns revealed by the smoke shows us the direction in which hot air and cold air move. In a similar manner, when air is heated by radiation from the heated land or water, it rises. But since land gets heated faster than water, the air over the land would also be heated faster than the air over water bodies. If we look at the situation in the coastal regions during the day, the air above the land gets heated faster and starts rising. As this air rises,
A region of low pressure is created and the air over the sea moves into the area of low pressure. The movement of air from one region to other creates wind. During the day, the direction of wind would be from sea to land. At night, both land and sea start to cool since water cools down slower than the land. The air above the water would be warmer than the air above land. On the basis of the above discussion, what can you say about? तो पहले तो मैं आपको इस फिनोमिनन को जो भी मैंने रीड किया इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि किस प्रकार से ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखिए हम यहाँ पर दो डायग्राम्स बनाएंगे। पहले तो आप देखिए दिस इज़ वाटर, ये क्या है सी समझिए, दिस इज़ सी और सी के ऊपर किस तरीके से जो है मूवमेंट होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब सी से यहाँ पर हमारा है दिस इज़ लैंड। सी से लैंड के ऊपर किस प्रकार से जो काम है वो होता है और इस कारण से कन्वेंशनल करंट्स पैदा होते हैं। दिस इज़ योर सी वाटर। ओके, नाउ यू सी हेयर कि जो रेडिएशन ऑफ सन, सूरज की रोशनी जो है, सूरज की जो किरणें हैं वो तो दोनों जगह पर सिमिलर ही गिरने वाली हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब वाटर जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है और लैंड जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अब इन दोनों केसेस के अंदर लैंड जल्दी गर्म होने के कारण यहाँ पे जो एयर है, एयर विल राइज अप। आपको पता है जो हवा हल्की होती है वो ऊपर उठ जाती है, यानी कि वो राइज होने लगती है एटमॉस्फेयर में। तो जो एयर है यहाँ पर एटमॉस्फेयर में, यानी कि लैंड के ऊपर बात करें तो लैंड के ऊपर जो एयर है वो जल्दी ही गर्म होकर ऊपर उठने लगेगी। इसके ऊपर उठने से नीचे जो है क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर, यानी कि प्रेशर जो है नीचे वो घट जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब यही सिचुएशन यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर वाटर जो है वो गर्म जल्दी नहीं होगा, इस कारण से इट विल नॉट राइज। अब ये राइज न होने की वजह से ये हैवी रहेगी, ये कि यहाँ पर हवा हल्की होकर ऊपर उठ गई और लो प्रेशर क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ पर हवा वैसी ही है इसलिए हाई प्रेशर ही रहेगा। प्रेशर कैसा रहेगा यहाँ पर, हाई। आप लोगों की किचन की खिटखिट, टीवी सब अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पर जो प्रेशर है वो कैसा रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। अब हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसे क्रिएट होगा, क्योंकि वाटर जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता है लेकिन लैंड जल्दी गर्म हो जाता है। लैंड के ऊपर जो एयर है वो गर्म होने की वजह से वो राइज हो जाएगी, ऊपर उठेगी, लेकिन यहाँ पर हवा जो है गर्म जल्दी नहीं होगी इसलिए ऊपर नहीं उठेगी, इसलिए यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ लो प्रेशर। तो ऑब्वियसली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो एयर का मूवमेंट किस तरफ होगा, हाई टू लो की तरफ, यानी कि हमारा जो ये सी के ऊपर जो एयर है, हवा है, उसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा लैंड की तरफ। तो इस तरीके से ये मूवमेंट शुरू हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं विंड या ब्रीज। इस तरीके से हमें ठंडी हवा मिलेगी जो कि सी के ऊपर से इस तरफ हमें जाती है। तो दिन के समय ये सिस्टम रहता है, यानी कि मॉर्निंग के समय क्या होता है, सुबह के समय यानी कि दिन में, डे टाइम में जो सी है उससे लैंड की तरफ हवा बहती है। लेकिन वहीं हम रात की बात करें, रात को क्या होता है, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है और सी जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो यहाँ पर गर्म हवा रहेगी, ये फिर से ऊपर उठेगी और ये यही सेम मूवमेंट रहेगा। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अदर क्रिएट्स विंड। इसी तरीके से विंड क्रिएट होती है। एट नाइट बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल सिंस वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन लैंड। वाटर जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है और लैंड जो है वो जल्दी ठंडा होता है। सो द एयर अबव वाटर वुड बी वार्मर देन द एयर अबव लैंड, यानी कि लैंड के ऊपर जो एयर है वो कैसी रहेगी, वो ठंडी रहेगी कंपैरेटिवली वाटर के ऊपर से। तो इस कारण से हवा जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लैंड से सी की तरफ जाने लगती है रात के समय। अब इसी चीज़ को हम कुछ और तरीके से समझते हैं। At night, the appearance of areas of low and high pressure in coastal areas at night, the direction in which air would flow at night in coastal areas। तो इससे हमें इन चीज़ों का पता लगता है कि कोस्टल एरिया, जैसे कि हम सी एरिया में रहते हैं, वी आर लिविंग इन गुजरात कच्छ, तो हमें पता है कि ठंडी हवा चलती है यहाँ पर सुबह के समय, मतलब पूरा दिन अच्छी हवा रहती है, वो सी से इस तरफ चलती है, यानी कि सी टू लैंड, तो ठंडी हवा मिलती है हमको। Similarly, all the movement of air resulting in diverse atmospheric phenomena are caused by the uneven heating of the atmosphere in different regions of the earth।
तो अर्थ के जो अलग अलग रीजन्स है वहाँ पर हीटिंग जो होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। इसी कारण से जो अनइवन हीटिंग होती है, इसी कारण से एटमॉस्फेयर में प्रेशर में बदलाव आता है और इसी कारण से हमें विंड का मूवमेंट देखने को मिलता है। बट वेरियस अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस दीज विंड्स। तो हमने विंड के बारे में तो समझ लिया विंड कैसे चलती है, लेकिन कुछ और फैक्टर्स भी जो है विंड को अफेक्ट करते हैं। पहला, रोटेशन ऑफ द अर्थ। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स इन द पाथ ऑफ विंड्स। ये दो फैक्टर्स हैं। देखिए, हम आपको पता है हमारी अर्थ जो रोटेट कर रही है, अर्थ दो मूवमेंट शो करती है, एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। तो रोटेशन जो है वो हमारी विंड की डायरेक्शन को इफेक्ट करता है। दूसरा, हवा के आने के रास्ते में, हवा जिस तरफ से चल रही है, अगर उसके रास्ते में कोई पहाड़ है तो वो भी उसको इफेक्ट करता है। वी विल नॉट गो इनटू दीज फैक्टर्स, तो इन फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम रेन के पास। अब रेन जो है वो कैसे होती है इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, लेकिन हम आपको डायरेक्टली इसको, जैसे मैंने पीछे आपको समझाया डायग्राम के माध्यम से, वैसे ही ये भी आपको टॉपिक क्लियर कर दिया जाएगा। अब हमने ये चीज़ तो देखी कि जो कोई भी चीज़ है वो लो से हाई प्रेशर की तरफ नहीं, हाई से लो प्रेशर की तरफ रहती है। तो यहाँ पर भी बताया गया है वाटर वेपर्स गोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर और वाइस वर्सा। मतलब इसी प्रकार से जो वो है मूवमेंट करता है। When water bodies are heated during the day, a large amount of water evaporates and goes into the air. Some amount of water vapor also gets into the atmosphere because of various biological activities. This air also gets heated. The hot air rises up carrying the water vapor with it. As the air rises, it expands and cools. This cooling causes the water vapors in the air to condense in the form of tiny droplets. This condensation of water is facilitated if some particles could act as the nucleus for these drops to form around. Normally, dust and other suspended particles in the air performs this function. ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है डस्ट और दूसरे पार्टिकल्स। Once the water droplets are formed, they grow bigger by condensation of these water droplets. When the drops have grown big and heavy, they fall down in the form of rain. Sometimes when the temperature of air is low enough, precipitation may occur in the form of snow, sleet or hail. Rain patterns are decided by the prevailing wind patterns in large parts of India. Rains are mostly brought by the southwest or northeast monsoon. We have also heard weather reports that say depressions in the Bay of Bengal have caused rains in some areas. तो चलिए इस चीज़ को हम अभी डायरेक्टली समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे किसके बारे में, रेनफॉल के बारे में, कि रेनफॉल जो है वो कैसे होती है। तो चलिए देखते हैं। अब आपको बताया जाए कि जो रेन है वो कैसे होती है। देखिए ये है हमारा सी, मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके पूरा फिगर बताता हूँ। दिस इज आर सी, यानी कि वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं। सी ले लो या फिर कोई भी वाटर बॉडी जिसमें हम पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स को भी ले सकते हैं। एंड दिस इज आर लैंड। अब इन दोनों जगह पर क्या होता है देखिए। अब आपको पता है सन रेज के कारण, सूरज की रोशनी के कारण, जो सन है उसके कारण, सन के कारण, यहाँ पर फिगर मेरा डिलीट हो गया, सॉरी जस्ट अ मिनट। अब आप ये तो जानते ही हैं कि जो लैंड और सी है वो दोनों बराबर मात्रा में सनलाइट पाते हैं। तो दोनों जगहों पर सनरेज जब जाएंगी, यानी कि सूरज की रोशनी के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सी के ऊपर जो वाटर है, सी का जो पानी है, यानी कि वाटर बॉडीज़ का पानी है, वो क्या होगा, धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। क्या होगा, वो इवेपोरेशन शो करेगा। देखिए इवेपोरेशन शो कर रहा है, तो इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने का मतलब वो वेपर बन के ऊपर उठने लगेगा। अब वेपर मतलब वो वेपर बन के हल्का होकर वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा। यानी कि हवा हमने देखा था ना पीछे, विंड कैसे फॉर्म होती है, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा हल्की होगी और हवा हल्की होने के कारण ऊपर जाएगी। अब यहाँ पर जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर, आप पानी उबालते हैं तो क्या होता है, पानी जब आप उबालते हैं, चाय बनती है, सब्जी बनती है, तो उसमें आप देखते हैं उसमें वेपर्स ऊपर की तरफ उठ रहे होते हैं। तो वेपर्स जो हैं वो ऊपर उठेंगे। तो यहाँ पर जो सी वाटर है उसमें से वेपर्स ऊपर की तरफ जाएंगे।
और सेम बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी रहती हैं हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जिस कारण से यहाँ भी वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि यहाँ भी हवा के अंदर मॉइस्चर रहता है, पानी रहता है, और ये पानी है ये भी वेपर बनकर कहाँ जाएगा, गर्मी के कारण आसमान में जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है तो दोनों जगह पे हमने देखा लैंड पे भी इवेपोरेशन हो रहा है और सी में भी, यानी कि वाटर बॉडीज़ पे भी इवेपोरेशन हो रहा है। जब ये वाटर ऊपर जाता है, ऊपर जाकर अब आप जानते हैं जैसे जैसे हम लोग धरती से ऊपर जाते हैं, जैसे टेम्परेचर, अगर दिस इज़ आवर अर्थ, और जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर अगर यहाँ पर 40 डिग्री है तो ऊपर जाकर ये 30, 20 या फिर माइनस में भी ऊपर जाने पे होता है। जब आप एरोप्लेन से सफ़र करते हैं तो आपको पता लगेगा कि टेम्परेचर ऊपर कितना होता है। जब नेक्स्ट टाइम आप बाय प्लेन जाएं तो आप वहाँ पर सुनिएगा, जो अनाउंसर रहते हैं, जो कि क्रू रहता है, वो आपको जानकारी देता रहता है कि बाहर का टेम्परेचर कितना है। तो वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम है, यानी कि धरती से ऊपर जाते थे टेम्परेचर कम होने लगता है। तो वैसे ये जो वेपर हैं, वाटर वेपर्स जो हैं, जैसे जैसे इनको ऊपर जाएंगे और टेम्परेचर कम मिलेगा तो ये क्या हो जाएंगे, कंडेंस। आपने सुना होगा ना प्रोसेस के बारे में, कंडेंसेशन कहा जाता है, यानी कि ये कंडेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये कंडेंस। तो कंडेंस होकर ये फिर से वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाएंगे। लेकिन इनको वाटर ड्रॉपलेट में बदलने के लिए कुछ न्यूक्लियस चाहिए। न्यूक्लियस मतलब एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसके आजू बाजू ये लिपट सके। तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स की बात करो आप, जैसे हमने पीछे पढ़ा, तो समझो ये डस्ट पार्टिकल है कोई। अब डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ ये जो वाटर वेपर है, वाटर जो है, ये कंडेंस होकर जम गया, और धीरे धीरे ये और ज़्यादा जम कर, यानी कि दूसरे वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस होकर पानी 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 इसके चारों तरफ जमता रहेगा, और पानी के जमने से ये जो ड्रॉप्स हैं बड़ी होती रहेंगी। ये ड्रॉप्स क्या होती रहेंगी, बड़ी। अब इसमें डस्ट पार्टिकल्स काम करते हैं, या जो भी पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं वो कुछ ना कुछ इसमें मदद करते हैं। अब ये ड्रॉपलेट्स जब बड़ी होने लगती हैं तो ये हैवी हो जाती हैं, और ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, और हैवी होने के साथ साथ ये फिर रेन के रूप में बरस पड़ते हैं। अब जहाँ पर अगर पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर कम हो, जैसे कि आप पहाड़ी इलाकों में देखते हो, आपको क्या पता लगता है, वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, बर्फ़बारी गिरती है, ओले गिरते हैं। वो क्यों गिरते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है। अगर टेम्परेचर कम रहेगा, टेम्परेचर के कम रहने पे जो पानी है, देखिए ऊपर भी वो वाटर के रूप में, लेकिन धरती पे टेम्परेचर और कम है तो उसको आकर पानी बनने का मौका नहीं मिलेगा, और वो बर्फ़ के रूप में, या फिर एक ऐसी वाटर ड्रॉपलेट जिसके अंदर थोड़ी बहुत आइस होती है, बर्फ़ होती है, जिसको हम स्लीट कहते हैं, स्लीट, स्नो या फिर हेल, हेल मतलब ओले, इस रूप में धरती पर गिरेगा। तो इस प्रकार से जो रेन है वो गिरती है, तो ये पानी फिर से धरती पे आता है, और धरती पर पानी आने के बाद ये फिर वाटर बॉडीज़ की तरफ बह जाता है, और इस तरीके से हमारी वाटर साइकिल चलती रहती है। बहुत बार आपने सुना होगा कि लो प्रेशर डिप्रेशन क्रिएट होने की वजह से ये जो हमारी खाड़ियाँ हैं, यानी कि जो हमारे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी वगैरह हैं, यहाँ पर जब लो प्रेशर डिप्रेशन क्रिएट होता है तो उस समय बारिश होती है। तो ये है हमारा रेन के बारे में कि किस प्रकार से बारिश होती है। हम अक्सर सुनते रहते हैं न्यूज़ के अंदर, टेलीविज़न के अंदर, कि इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र इन द न्यूज़। इसके बारे में हम सुनते रहते हैं कि भाई एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्साइड्स की मात्रा बढ़ गई है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की या फिर सल्फ़र ऑक्साइड्स की। तो ये क्या है, हम अक्सर ये भी आजकल सुनते आ रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं जिसको, एयर क्वालिटी इंडेक्स, की एयर क्वालिटी कैसी है। तो ये चीज़ें हैं क्या, बचपन में तो हमने कभी सुना ही नहीं था कि क्वालिटी ऑफ एयर क्या होती है। हमें चारों तरफ यही लगता था कि हवा तो सब फ्रेश है, लेकिन ये हमारे एयर पोल्यूशन से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, जैसे कि कोयले की बात करें जो हम जलाने के लिए यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल जो कि धरती के नीचे से हमको मिलता है, पेट्रोलियम यानी कि डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन एटसेट्रा, इनके अंदर कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फ़र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन और सल्फ़र। जब इन फ्यूल्स को जलाया जाता है तो नाइट्रोजन और सल्फ़र ये भी जलते हैं, और ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। आप जानते हैं ये जलती है कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के सपोर्ट से, ऑक्सीजन के कारण ही। तो जब सल्फ़र और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो दे फॉर्म ऑक्साइड्स, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर ऑक्साइड वो फॉर्म करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह। नॉट ओनली इन द इनहेलेशन ऑफ दीज गैसेज डेंजरस, ये जो गैसेज हैं ये हमें सांस लेने में भी बहुत दिक्कत करते हैं, यानी कि हम अगर इन हवाओं को अंदर लेंगे अपनी सांस के द्वारा तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती हैं।
दे ऑल्सो डिजॉल्व इन रेन। इसके अलावा ये रेन के साथ मिलकर डिजॉल्व होकर एसिड रेन भी प्रोड्यूस करते हैं। एसिड रेन आप जानते हैं ना वो। द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर। फॉसिल फ्यूल को जलाने से एयर के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं इनकी मात्रा भी बढ़ जाती है। और ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं ये अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं, इनकी जले हुए नहीं होते, अनबर्न्ड होते हैं कार्बन पार्टिकल्स, या फिर जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स या फिर अनबर्न्ड अनजले हुए कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। और इनका जो ये पार्टिकल्स अगर हमारे एटमॉस्फेयर में हाई लेवल पर होते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इनकी मात्रा बढ़ जाए हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। आप जानते हैं ना, कभी कभी हमें दूर दिखाई नहीं देता है, खासकर ठंड के दिनों में। जब सर्दी के दिनों में हम देखते हैं टेम्परेचर डाउन होता है तो हम थोड़ी दूरी पर हमको दिखाई देता है, उससे आगे में दिखाई नहीं, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, यानी कि चारों तरफ धुंध टाइप कोहरा जम जाता है, खासकर ठंडे वेदर के समय। तो इस समय क्या होता है, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो रहते हैं, जो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये हवा में वैसे तो नॉर्मल डेज में तो गर्म होकर ही ऊपर उड़ जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते अच्छे टेम्परेचर के कारण, लेकिन ठंडी में टेम्परेचर कम होता है, इस कारण से ये धरती पर ही चिपके रहते हैं, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में अर्थ के काफ़ी क्लोज रहते हैं कंडेंस होने की वजह से। दिस इज़ नॉन एज स्मोक एंड इज़ विजिबल इंडिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। इसको हम क्या कह सकते हैं, स्मोक। क्या कहा जाता है इसको, स्मोक। यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये अदर मौसम के अंदर, यानी कि सर्दी के अलावा गर्मी है उस समय ये ऊपर एटमॉस्फेयर में गायब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। लेकिन जब सर्दी के समय टेम्परेचर डाउन होता है तो ये अर्थ के ऊपर ही कंडेंस होकर आ जाते हैं, और उस समय ये हमारी विजिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, हमें दूर तक दिखाई नहीं देते, धुंध की तरह दिखाई देते, धुंधला धुंधला, इसको कहा जाता है स्मॉग। और ये एक इंडिकेशन है एयर पोल्यूशन का, इससे हमें पता लगता है कि एयर पॉल्यूटेड है। स्टडीज शोज दैट रेगुलरली ब्रीदिंग एयर दैट कंटेन्स एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस इंक्रीज इंसिडेंसेस ऑफ एलर्जी। अब स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि अगर आप ऐसी वातावरण के अंदर अगर आप सांस लोगे ज़्यादा तो इससे आपको बहुत सारी एलर्जीज़ हो सकती हैं, इवन कैंसर हो सकता है और हार्ट डिजीज़ भी हो सकते हैं, यानी कि दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। एंड इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो अगर एयर के अंदर इन हार्मफुल सब्सटेंसेस की मात्रा बढ़ जाए तो उसको हम एयर पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वाटर, अ वंडर लिक्विड। वाटर के बारे में आप जानते हैं, वाटर क्या है, पानी जिसको पिए बिना, जिसके बिना इस पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव ही नहीं है। अर्थ के अंदर जो पानी जो हमारे पास है, आप जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर 75% अप्रोक्सीमेट पानी है, और ये पानी क्या, हम बहुत सारा पानी जो हम देखते हैं ये पीने लायक है, नो। अर्थ के अंदर बहुत ही कम मात्रा में, लगभग 2 से 3% पानी जो है वही पीने लायक है। ज़्यादातर जो पानी है हमारे लिए पीने लायक वो अंडरग्राउंड वाटर है, पृथ्वी के नीचे का पानी। और वाटर जो है वो वाटर वेपर के रूप में भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है। हमारा ज़्यादातर पानी सी और ओशन के अंदर पाया जाता है, जो कि नमकीन है, सलाइन है। फ्रेश वाटर हमें सिर्फ मिलता है बर्फ़ में जमे हुए आइस कैप्स के रूप में, जो नॉर्थ और साउथ पोल है जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है वहीं पर मिलता है हमको ज़्यादातर, या फिर माउंटेन्स जो कि स्नो कवर्ड रहते हैं, यानी कि बर्फीले पहाड़। इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर है हमारे पास थोड़ा बहुत, फिर जो रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर जो पानी है वो हमारे पास है फ्रेश वाटर। तो अलग अलग जगहों पर फ्रेश वाटर जो है वो अलग अलग तरीके से पाया जाता है। मोस्ट प्लेसेस हैव टू फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। गर्मी के दिनों में ज़्यादातर लोगों को वाटर शॉर्टेज की समस्या का सामना करना पड़ता है। रूरल एरियाज़ की बात करें तो वाटर सप्लाई का कोई साधन ही नहीं है, जिस कारण से लोग जो हैं वो पानी उनको इकट्ठा करना पड़ता है दूर दूर कुओं पर जाकर। आप जानते हैं ना, गांव के इलाकों में, खासकर राजस्थान और कच्छ के अंदर जो इलाकों में हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो भी पानी है गर्मी के दिनों में लोग मटका लेकर दूर दूर से उठाते हुए दिखाई देते हैं। बट वाई इज़ वाटर सो नेसेसरी? पानी हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? सारे ऑर्गेनिजम्स को पानी चाहिए, क्योंकि सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, इनके लिए वाटर बहुत ही ज़रूरी है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, हमारे सेल्स के बीच में होती हैं, उनके लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। और वाटर जो है उसके माध्यम से ही हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। आप जानते हैं ब्लड है, जो भी हम खाना पीना खाते हैं वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को ब्लड के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। तो ब्लड इज़ ऑल्सो लिक्विड, तो पानी जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल बनाए रखना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम जिंदा रह सकें।
टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स, जैसे कि हम बात करें जो धरती, टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म मतलब जो धरती के ऊपर रहने वाले जो प्राणी हैं जिसमें हम लोग भी आते हैं, इनको फ्रेश वाटर चाहिए। क्यों? बिकॉज देयर बॉडीज कैनॉट टॉलरेट और गेट रिड ऑफ हाई अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स इन सलाइन वाटर। क्योंकि अगर हम सलाइन वाटर पियेंगे तो सलाइन वाटर यानी कि नमकीन पानी जो है, आपको पता है आप अगर सी वाटर पियेंगे तो इससे आपकी मौत भी हो सकती है। तो सी वाटर हमारी बॉडी नहीं पचा सकती है, नहीं झेल सकती है। इस कारण से हमें क्या चाहिए? हमें फ्रेश वाटर चाहिए पीने के लिए, जो कि हमको पृथ्वी पर मिलता है। Thus water sources need to be easily accessible for animals and plants to survive। तो पानी की ज़रूरत हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कीमती है पानी हमारे लिए। अगर हम अपनी बात करें, एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें, तो सबके जीने के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। After compiling the results of the above two activities, think it there is a relationship between the amount of available water and the number and variety of plants and animals that can live in a given area. If there is a relationship, where do you think you would find a greater variety and abundance of life? In a region that receives 5 cm of rainfall in a year, or in a region that receives 200 cm of rainfall in a year? Find a map showing the rainfall pattern in the atlas and predict which states of India would have maximum diversity, which would have the least. Can you think? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी की अवेलेबिलिटी की बात की गई एक्टिविटीज़ के द्वारा। ऑब्वियस बात है, जहाँ पर पानी की कमी होगी वहाँ पर आपको, जैसे कि आप पानी की कमी, आप राजस्थान जैसे जो एक डेजर्ट रीजन है, इवन कच्छ की बात करें तो आप कच्छ में भी जब आगे जाते हैं, रण की बात करें हम लोग, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पर हमें वैरायटी देखने को नहीं मिलती है। वहीं आप बात करें अगर ऐसे इलाके, पहाड़ी इलाके जहाँ पर बारिश बहुत होती है, वहाँ पर आपको लाइफ फॉर्म डिफरेंट अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, आप यहाँ जाएंगे डेजर्ट में आपको सिर्फ कैक्टस, कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार पौधे देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप जाते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर आपको चारों तरफ तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के पशु पक्षी सब देखने को मिलेंगे। तो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। The availability of water decides not only the number of individuals of each species that are able to survive in that particular area, but it also decides the diversity of life। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी कि पानी की जो अवेलेबिलिटी है, ये डिसाइड करती है कि वहाँ पर किस तरह की स्पीशीज़ रहती हैं, और उनके बीच में डाइवर्सिटी यानी कि भिन्नता भी देखने को हमें मिलेगी। ऑफ कोर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ नॉट द ओनली फैक्टर दैट डिसाइड्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ इन अ रीजन। अब सिर्फ पानी ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि किसी एरिया के अंदर किस प्रकार के प्राणी पाए जाएंगे वो डिसाइड करने के लिए सिर्फ पानी ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल्दो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, बट वही सिर्फ डिसाइड नहीं कर सकता है कि किस एरिया के अंदर किस तरह के प्राणी, किस तरह की स्पीशीज़ पाई जाएंगी। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉइल, कि सॉइल किस प्रकार की है वहाँ पर, ये भी डिपेंड करता है। इन पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह के स्पीशीज़ वहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे वाटर पोल्यूशन टॉपिक से अपने अगले वीडियो में, और जल्द ही मैं आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको एक्सप्लेनेशन के साथ भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आप क्वेश्चन आंसर्स को भी अच्छे से समझ पाएँ। चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।